Is the screen visible to all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay. So आपके पास कोई भी सेट था, XYZ W, ऐसे 4 सेट थे, ठीक है. इन ऑल ऑफ द 4 सेट्स द क्वेश्चंस वर सेम. ओके, दे वर ओनली जम्बल्ड, सिर्फ आगे पीछे थे क्वेश्चंस, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल सेम क्वेश्चंस थे, ठीक है. सो मेरे पास जो भी अरेंजमेंट था, जो भी सेट था मेरे पास, मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अरेंज किए हैं. बट आप अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करके फिर उस आंसर को मार्क करना, ठीक है. वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस इन डिटेल. वील सी विच आंसर इज करेक्ट, और बाकी 3 ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है, ये हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट अपने क्वेश्चन नंबर के साथ मत लिखना. क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन पेपर ओपन कर लो एंड उसके साथ साथ मैच करके अपने आंसर्स लिखना, ठीक है. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड वाज द DI क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का मेरे पास क्वेश्चन था. एंड हम लोग इसको एंड में डिस्कस करते हैं. लेट्स गो टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फर्स्ट. ऑल्दो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ठीक है. इट वाज नॉट कंफ्यूजिंग, इट वाज नथिंग डिफिकल्ट और नथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन रही थी इस क्वेश्चन में. तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ये. बट हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है. आपका एफर्ट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगेगा. ओके, सो वील डिस्कस इट एट द एंड. लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है. अब इस ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, देखो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हायर एजुकेशन. नाउ ऑब्वियसली हमने सब कुछ नहीं पढ़ा होता, ठीक है. तो इसमें आपको ब्रीफली आइडिया होगा कि कौन सा कॉलेज किस फाउंडर ने दिया, ठीक है. एक या दो कॉलेज तो आपने पढ़े होंगे. जैसे इफ यू Yes, ma'am. रिमेम्बर, हमने राजा राम मोहन रॉय का कॉलेज पढ़ा था. कौन सा कॉलेज था? Ma'am, Hindu college. हिंदू कॉलेज, ठीक है. सो राजा राम मोहन रॉय का जो मिशन आया था, उसमें ही हैड एस्टैब्लिश्ड द प्रेसिडेंसी कॉलेज, और यू कैन से द हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता. एक और कॉलेज था विच वॉज वेरी फेमस, विच वॉज गिवन बाय एल्फिनस्टोन. एल्फिनस्टोन की रिपोर्ट भी पढ़ी थी हमने, प्री इंडिपेंडेंस रिपोर्ट, है ना. उसमें ही हैड गिवन पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग. ओके. तो अगर आपको ये दो भी पता थे, तब भी आप मार्क कर सकते थे, क्योंकि नए नाम इसमें दो ही थे, अलेक्जेंडर डफ एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड. ये दो नाम नए थे, ठीक है. आई एम टेलिंग यू दिस कि आप इस मेथड से भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो एवरीथिंग इन द क्वेश्चन. अगर कोई भी नया नाम आता है, तो एटलीस्ट आपको एक आध नाम तो पता ही होगा, उसमें कुछ तो नोन होगा. सब कुछ अननोन, सब कुछ नया नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है. सो यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड हियर, कि आपको जो पता है आप उसको मार्क कर लो, और उससे ही आपका आंसर आ जाएगा. एंड मैच द फॉलोइंग इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन, क्योंकि उसमें अगर आपको एक या दो भी पता है, तो बाकी सारे ऑप्शंस अपने आप आपके मैच हो जाते हैं, ठीक है. तो अगर आपने हायर एजुकेशन में प्री इंडिपेंडेंस लर्निंग में थोड़ा सा पढ़ा था डिटेल में, तो आपको पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग एल्फिनस्टोन का पता होगा, हिंदू कॉलेज आपको राजा राम मोहन रॉय का पता होगा. एंड विद दैट ओनली you will be able to see that your second option is correct here. बाइशॉप कॉलेज किसने दिया था? It was the Church of England, okay. And then Scottish Missionary College Kolkata, Alexander Duff was the founder. जो फर्स्ट मिशन आया था इंडिया में, अलेक्जेंडर डफ लेके आया था. एंड विद दैट ओनली स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज इन कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड. मैम, इसमें एफिनस्टोन रिपोर्ट में हमने कुछ और पढ़ा था, मतलब पूना कॉलेज नहीं पढ़ा था. कोई बात नहीं. एल्फिन स्टोन, देखो, हर रिपोर्ट जो है, जैसे मैकुलेज माइन्यूट्स है और वुड्स की यस मैम. रिपोर्ट थी, है ना. वी विल डू ऑल ऑफ दीज इन डिटेल नाउ, ठीक है, क्योंकि हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ नया है विच इज कमिंग अप. ओके. तो नहीं भी पढ़ा तो यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम द क्वेश्चन. ओके मैम. ओके. और इन क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करके रखो. द मोर यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, द मोर इन्फॉर्मेशन यू विल गेट. ओके, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आपको बुक्स में नहीं दी होती हैं, बट इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर, वहां से आप क्वेश्चन पिक कर सकते हो. ओके. सो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 2. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, प्लीज स्टॉप मी देयर एंड देन, ओके, ताकि हम उसको डिस्कस कर सके. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ रिसर्च डेजर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस. नाउ व्हाट इज अ रिसर्च डेजर्टेशन? जो आप मास्टर्स में या पीएचडी लेवल पे करते हो, ठीक है, दैट्स अ रिसर्च डेजर्टेशन. तो उसमें आप कौन से सेक्शंस कैसे अरेंज करते हो? सो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट. आफ्टर दैट डिस्कस करते, लिटरेचर रिव्यू करते हैं हमारा, रिव्यू. पहले रिव्यू करोगे, फिर उसके बाद डिस्कशन, मेथडोलॉजी. डिस्कशन किसकी होती है? जब आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर लेते हो, उसका रिजल्ट निकालते हो, फिर उसकी डिस्कशन होती है ना, है ना. ये वो इंट्रोडक्शन वाला डिस्कशन नहीं है. हम लोग कैसे ठीक बनाते है हैं मैम। अपना डेजर्टेशन? हम लोग सबसे पहले अपना टाइटल पेज देते हैं. टाइटल के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक्नॉलेजमेंट, है ना. और उसके बाद आप अपना वो देते हो. टेबल ऑफ कंटेंट में ही आ गया पेज नंबर और कितने फिगर्स हैं, कौन सा फिगर किस पेज पे है, ऑल दैट कम्स, है ना. फिर स्टार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन से. इंट्रो के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन मेथडोलॉजी, जिसको रिसर्च मेथड्स लिखा है यहाँ पे. मैम एक बार एक्नॉलेजमेंट का मतलब बताओगे थोड़ा सा, क्या हाँ, होता है इसमें बता रही एग्जैक्ट? हूँ, एक मिनट बता रही हूँ. इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी के बाद रिजल्ट्स. रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का कई बार चैप्टर एक ही होता है, नहीं तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में उसको अलग अलग भी बनाते हैं. रिजल्ट्स अलग हो गया, देन यू गेट डिस्कशन. डिस्कशन के बाद क्या आएगा? क्या आता है डिस्कशन के रिपोर्ट, बाद? हाँ, डिस्कस Strengths and करने के बाद limitations. हाँ जी, दोबारा बोलो. Strength and limitations. स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, पर वो किस में आता है? कंक्लूजन में. चैप्टर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस का बाद में बनता है. पहले आप कंक्लूड करोगे ना अपनी रिसर्च, ठीक है. देन आफ्टर दैट यू गेट. कई बार लिमिटेशंस हम कंक्लूजन में ही इंक्लूड कर देते हैं, कई बार यू मेक अनदर चैप्टर फॉर लिमिटेशंस. फिर एंड में क्या आते हैं आपके? अपेंडिसेस और अपेंडिक्स, ठीक है. अब हम एक्नॉलेजमेंट में क्या इंक्लूड करते हैं कि आप किसको थैंक करना चाहते हो जिसने आपकी रिसर्च कंडक्ट करने में हेल्प की, ठीक है. हम उन लोगों का नाम लिखते हैं, जैसे यू थैंक योर सुपरवाइजर, योर प्रिंसिपल और डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट. देन यू थैंक योर फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग यू, है ना. देन यू थैंक योर लैब स्टाफ फॉर हेल्पिंग यू आउट इन द वर्क. ये सब होता है एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है. इंट्रोडक्शन इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. देन यू हैव द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि आपने प्रीवियस रिसर्चेज में क्या क्या देखा है, व्हाट वाज डिफरेंट, व्हाट वाज मिसिंग, और आपने अपनी रिसर्च में क्या कवर किया. देन मेथडोलॉजी, आपने रिसर्च कैसे कंडक्ट की, क्या टूल्स यूज करे. देन रिजल्ट्स, आपका रिसर्च कंडक्ट करने से क्या रिजल्ट आया और ऐसा रिजल्ट क्यों आया, उसको आप डिस्कस करते हो. Then finally you conclude your research. You find out what the limitations of your research was, या फिर आप साथ में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देते हो कि आप कोई और अगर आपकी स्टडी रीड कर रहा है तो वो और क्या कंडक्ट कर सकता है आपकी स्टडी से रिलेटेड. एंड फाइनली अपेंडिसेस इंक्लूड्स योर सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो आप मेन रिसर्च में नहीं दिखाना चाहते बट एंड में डाल सकते हो. जैसे आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा मेन कंटेंट में नहीं डालते हैं, बट अपेंडिसेस में डाल सकते हो उसको, ठीक है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ए, डी, बी एंड सी. एक्नॉलेजमेंट पहले आएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू, देन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड फाइनली द डिस्कशन. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. यस मैम. यस, ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following refers to a sampling approach in structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? Okay. Okay, जिसको जो जो सैम्पलिंग पता है उसके बारे में बताओ. Anybody who knows about focal sampling? मैम जिसमें एक ही चीज के ऊपर फोकस होता है, करेक्ट, एक नाम से पता पर्टिकुलर चल चीज गया. के ऊपर. बिल्कुल, एक पर्टिकुलर चीज पे आपका फोकस रहता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज फोकल सैम्पलिंग. व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग? चेन स्टाइल की, एक को लेके आएगा फिर वो अपने जैसे सबको लेके आए. हाँ, करेक्ट. हमने क्या कहा था? एक ने स्नोबॉल बनाई, उसने अपने फ्रेंड को दी वो स्नोबॉल,
उसने फर्दर अपने फ्रेंड को दी, उसने फर्दर अपने फ्रेंड को दी. दिस इज स्नोबॉल. ठीक है, एक ही बॉल है, उसको पास इन द पास किए जा रहे हो. ओके, तो हम ऐसे ही करते हैं. मैंने एक लिंक बनाया कि मुझे ऑनलाइन सर्वे करना है. मैंने कहा हिमानी तुम उसको फिल कर दो, है ना. हिमानी, और मैंने कहा कि तुम अपने फ्रेंड्स को भी दे दो. हिमानी ने फर्दर अपने फ्रेंड्स को दिया. ठीक है, और उसमें चेतना को भी मिल गया, तो चेतना ने फर्दर अपने फ्रेंड्स को दिया. Are you understanding? We are throwing the snowball from one person to another. This is snowball sampling. फिर आता है purposive sampling. कैसे करते हैं? कोई एक पर्पस होता है किसी गोल को अचीव Characteristics. करने के लिए. करेक्ट, हम लोग पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उस सैंपल की. ठीक है, जैसे मान लो आई एम डूइंग अ रिसर्च ऑन डायबिटिक पीपल, तो मेरा पर्पसिव सैम्पलिंग कैसे रहेगा? मैं वो लोग छांट छांट के लेके आऊंगी जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं. ठीक है, सो मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही अपना सैंपल पिक करूंगी. एंड देन यू हैव क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? मैम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लस्टर्स बनाते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डू अ रिसर्च ऑन मेल्स हु आर इन द एडोलेसेंट एज एंड हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. तो मैंने क्लस्टर बनाया, मैंने अपने पॉपुलेशन को जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, जेंडर वाइज में से फिर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया और एडोलेसेंट उठाए, एडोलेसेंट में से नॉर्मल वाले अलग कर दिए और डायबिटीज वाले पिक कर लिए. तो मैंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और क्लस्टर्स बनाती गई एंड देन आई हैव पिक्ड माय सैंपल. ये टर्म सबको क्लियर हो गई चारों? मैम एक बार क्लस्टर और स्ट्राटा में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस बताना. हाँ, स्ट्रैटा में क्या होता है, आप एक ही डिवीजन करते हो, मल्टीपल टाइम क्लस्टर्स नहीं बनाते. स्ट्रैटा में मतलब मैंने एक स्ट्रैटिफिकेशन किया, जैसे I want only males, so that is one strata. Cluster is multiple stratification. Males में भी specificity है, फिर उसमें adolescent में भी मैंने diabetic ही उठाने हैं. तो cluster में आप multiple time strata बनाते हो, लेकिन strata या stratified sampling में आप एक ही बार classification करो. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, everyone, ये चारों terms clear है? If yes, तो Yes, answer ma'am. करो question को. What could be the answer? Structured Focus, observation. Correct. focal Focal. sampling. Correct. Structured observation for a set period of time. तो अगर हिमानी, you said कि हमने वो terms नहीं की थी, कभी भी whenever you come across a newer term, use the elimination method. वही किया मैम उसमें. Correct. हमने snowball किया, cluster किया, purposive किया. फोकल कभी सुना नहीं है, तो आपको नाम से पता लग सकता है या फिर आप एलिमिनेशन यूज करो. क्लियर? Yes, ma'am. अदर्स, महक, शिवानी, चेतना, Yes, ma'am. दिव्यांशी, क्लियर? Okay, moving to the next questions. Identify the list of 4 quadrants of the courses hosted by Swayam. Swayam का full form बताओ. Hmm, क्या Study था? web. लिख लो full form everyone. स्वयं का full form है study webs of active And young learning. students' mind. Correct. For young aspiring minds. ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं. अब इसके अंदर आते हैं 4 क्वाड्रेंट्स. अच्छा, स्वयं करता क्या है? स्वयं इज अ पोर्टल दैट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं. क्लास एज ग्रुप याद है किसी को? मैम 9th से आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट तक होता है इसमें. 9 से पोस्ट ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट तक. ओके, और इसका डिवीजन याद है? असेसमेंट टेस्ट होते हैं, वीडियो लेक्चर होता है, हम्म. डिस्कशन भी होती है, हम्म. और आई थिंक नोट्स होता है आई थिंक.
बस मैम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती, ये पता है। ओके, और इसके कितने वो हैं कोऑर्डिनेटर्स? चैनल कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर मैम इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। करेक्ट, वेरी गुड। ओके, फॉर दोज जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ऑल्दो हम इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि स्वयं और स्वयं प्रभा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट स्वयं इज अ प्लेटफॉर्म जो 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों को एक्सेस देता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, उनके लिए क्लासेस कंडक्ट करता है। दोज क्लासेस आर लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बोथ आर अवेलेबल। ओके, अब इसमें 4 क्वाड्रेंट्स क्या है, उसमें टेस्ट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है जो बच्चे प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरैक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ दिस वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसका नया नाम है? MHRD का। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। इफ यू गो टू द वेबसाइट ऑफ स्वयं, उसमें भी सारा कुछ मेंशन्ड है, बट अदरवाइज मैं बता रही हूँ कि 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे AICTE, नेपटेल, UGC, ठीक है, NCERT, ऐसे ही हमारे पास और सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्वयं को कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ABC एंड D। ई को एलिमिनेट कर दो क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन यहाँ पे लर्नर्स के साथ नहीं हो पाती। मैम एक और चीज मतलब इसमें ऐड कर लो नोट्स में। मैम एक क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे प्रीवियस ईयर में, दीक्षा और कुछ और एप्स हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये बता देना कौन से ऐप टीचर ट्रेनिंग के लिए और कौन से ऐप हम स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Buddhist thought, self-reflexivity is built into the process of वर्बल कम्युनिकेशन। okay, बट मैंने इसमें गलत किया, मैंने पावर रिलेशन कर दिया था। okay. So बहुत जगह पे ये दोनों आंसर्स करेक्ट बताए हुए हैं बिकॉज वी डोंट हैव द ऑफिशियल आंसर की ऑफ NTA, तो हम लोग उसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, बट बुद्धिस्ट थॉट के अकॉर्डिंग पावर रिलेशंस और वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं बिकॉज ये दोनों ही समहाउ सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? इट्स द सुपीरियर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है, जब कोई पर्सन अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो ये दो तरीकों से आ सकता है, इट कैन बी थ्रू द पावर रिलेशंस आल्सो, इट कैन आल्सो बी थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन। Okay, so since we don't have the official answer key, we don't know exactly which answer is correct, but for now we can consider कि ये दोनों ही correct है क्योंकि बुद्धिस्ट थॉट के अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर्स मैच होते हैं, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद द चेंज इन द रिलीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ओके, मैम एक बार इस क्वेश्चन का ना मतलब थोड़ा समझ नहीं आया था। ओके, वो कहता है कि जो बुद्धिज्म होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बुद्धिज्म जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो अपने आप को बेहतर कब जानते हैं? हाउ डू दे बिल्ड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी? सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? सुपीरियर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, कि वो खुद को कितना जानते हैं और खुद को कितना रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। अब ये पर्सन कैसे सीखता है ड्यूरिंग बुद्धिज्म? पावर रिलेशंस के थ्रू या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर रिलीजियस चेंज एंड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो दी ऑप्शन, बट उन दोनों को एलिमिनेट करके अगर देखें तो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग कि खुद को जानने का मौका या खुद को समझने का तरीका एक पर्सन वाइल प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म कब ज्यादा सीखता है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके मैम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी एंड उसके डिस्क्रिप्शन को आपने मैच करना है। यहाँ ऑप्शंस मिस आउट हो गए हैं शायद।
हाँ, ऑप्शंस मिस हो गए हैं। हम लोग ऐसे ही मैच कर लेते हैं, आपके पास जहां भी ऑप्शन गिवन है उससे आप मैच कर लेना, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैलिडिटी? एनीवन? मैम जो रिसर्च है वो कितनी वैलिड है, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं या कुछ भी यूज हो रहा है वो कितने वैलिड है उस रिसर्च के लिए, या जो हम टेस्ट लगा रहे हैं वो कितने वैलिड है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वैलिड? जब भी हम रिसर्च में वैलिडिटी की बात करेंगे, वैलिडिटी मीन्स हाउ एक्यूरेटली यू एक्यूरेसी, आर राइट। एबल टू मेजर समथिंग जो आप मेजर करना चाहते थे। ओके, यू कैन राइट दिस डाउन, हाउ एक्यूरेटली a method measures what a researcher is intending to measure। ठीक है, जो मैं मेजर करना चाहती हूँ क्या मैं वही मेजर कर रही हूँ या नहीं, ठीक है, दैट इज वैलिडिटी। अब इसमें थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी मतलब ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से मेरी वैलिडिटी खराब हो जाए, जिसकी वजह से मैं वो मेजर ना कर पाऊं जो मैं मेजर करना चाहती हूँ। ओके, सो सबसे पहले आता है मैच्योरेशन थ्रेट। मैच्योरेशन थ्रेट मतलब आपकी स्टडी बहुत लंबी जा रही है या बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी वैलिडिटी खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक क्वेश्चनर बनाया, ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चनर फिल करवाया, मैं 10 दिन बाद दोबारा आपके पास आ गई, फिर मैं परसों दोबारा आपके पास आ गई, मैं बार बार आपसे एक सिमिलर क्वेश्चनर फिल करवा रही हूँ और एक एक क्वेश्चन बार बार पूछ रही हूँ, ठीक है, उसमें चेंजेस करती जा रही हूँ और आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सो एक टाइम आएगा दैट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि अरे ये रिसर्चर दोबारा आ गया क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट। सो दिस इज अ मैच्योरेशन थ्रेट जिसमें बोर्डम या फैटीग की वजह से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके जो रिजल्ट्स वैलिड होने चाहिए वो वैलिड नहीं हो पाते, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योरेशन थ्रेट। देन यू हैव attrition। attrition थ्रेट क्या होता है? attrition का मीनिंग क्या है? व्हेन somebody drops out, ठीक है, बीच में ही कोई काम छोड़ देना। सो व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्टडी, जिसकी वजह से आपका सैंपल ही चेंज हो जाए, दैट इज attrition थ्रेट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एक स्टडी कंडक्ट करनी थी जिसमें मैं देखना चाहती थी कि मैंने किसी को एक दवाई दी, तो एक ड्रग दिया, एक दवाई दी, और उसका क्या असर होता है किसी के ब्लड में, ब्लड मेजर्स में या हीमोग्लोबिन में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैंने बिफोर द स्टडी तो उसका हीमोग्लोबिन मेजर कर लिया, फिर मैंने उसको ड्रग दिया, और ड्रग देने के बाद वो सैंपल ने कहा कि नहीं मैं दोबारा अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे मेरा सैंपल खराब हो गया ना, उस पर्सन यस ने मैम। ड्रॉप आउट कर दिया, है ना। सो व्हेन पार्टिसिपेंट्स दे ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी, this will make a change in your overall sample. This is called attrition threat. Then history threat, history नाम से ही पता चल रहा यस मैम। है ना। Then you have testing threat. Okay, history threat क्या है? मैम जैसे कुछ पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ जो आज भी अफेक्ट कर रहा हो। करेक्ट, जो मान लो मैं किसी का स्ट्रेस लेवल चेक करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी कोई पुराने इवेंट की वजह से ट्रॉमा में है, तो मुझे लगेगा कि नहीं भाई उसको तो अभी करेंटली पढ़ाई से स्ट्रेस हो रहा है, बट उसका स्ट्रेस का कारण उसकी स्टडी नहीं, पुराना ट्रॉमा था, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट स्टडी उसके पास्ट या हिस्ट्री के इवेंट से अफेक्ट हो रही है, दैट्स कॉल्ड अ हिस्ट्री थ्रेट।
Then you have testing threat, when participants behavior keep on changing because वो पहले भी टेस्ट कर चुका है. ठीक है. For example, I want to see the change in the anger level. ओके अब पहले मैंने उसका एंगर लेवल टेस्ट कर लिया था, मेरे को पता लगा कि भाई उसमें एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है. ओके फिर मैं थोड़े दिन बाद मैंने कुछ इंटरवेंशन किया और बाद में मैं दोबारा चेक करने आ गई. तो हो सकता है वो पर्सन जेन्युइनली काम एक्ट करे क्योंकि उसको पता है कि उसका एंगर टेस्ट होने वाला है. ठीक है. सो क्योंकि उसका टेस्ट प्रीवियसली हो चुका है तो उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका बिहेवियर अब चेंज हो जाए. दैट इज कॉल्ड अ टेस्टिंग थ्रेट. Okay, so these are the threats to your internal validity. And validity क्या होता है? How accurately you are measuring what you want to measure. Okay, इसके और भी types of validities होती हैं. Internal validity के ये types थे, threats थे sorry. ऐसे ही external validities होती हैं, construct validity, criterion validity, बहुत सारे types की validity होती है. So once we start with research, we'll discuss all of that. Can we move to next question? Yes, ma'am. Okay. Next is, which of the following statements are correct as per classical Indian school of logic, Nyay? Anyone who wants to answer? Five prepositions or three terms. Okay, 5 propositions and 3 terms. What are the 3 terms? Major, middle, and minor. हेतु, Correct, संध्या, वो साध्या और लिंग. I think correct. जो भी था. Major, middle and minor term. किसी का माइक ऑन है या if somebody is trying to speak तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. सो टर्म्स की बात करें तो आपके पास कोई भी सेट ऑफ प्रोपोजिशन हो या आर्ग्यूमेंट हो, 3 तरह की आपको टर्म्स मिलेंगी, मेजर टर्म, मिडल टर्म, माइनर टर्म. इन टर्म्स को भी हम डिटेल में करेंगे. ठीक है, टू आइडेंटिफाई विच इज मेजर, विच इज मिडल, विच इज माइनर टर्म. ओके, नाउ यू से सिलोगिज्म हैज 5 propositions. कैन यू टेल मी व्हाट आर दोस 5 propositions? अनुमाना, Propositions. फुन, Yes. जो आपने अनुमान बोला, that was, इन्फ्लुएंस, वो it थे was a वो प्रमाण. प्रमाणक थे, प्रमाण्स थे, राइट. ठीक है, इट इज नॉट प्रोपोजिशन, इट इज प्रमाण. चेतना एंड दिव्यांशी, आप लोगों ने पढ़े हैं ये प्रोपोजिशंस? नहीं, इस टॉपिक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है. नहीं है अभी? नहीं, not. अच्छा, इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक किया था या नहीं करके गए थे? मैंने छोड़ ही दिया था. छोड़ दिया था, ठीक है. एंड दिव्यांशी, हाउ अबाउट यू? ओके, सो 5 propositions क्या होते हैं? इट वॉज फुन. फुन का फुल फॉर्म हमने क्या लिखा था? पी स्टैंड्स फॉर प्रतिजना. ठीक है, चेतना एंड दिव्यांशी, फॉर नाउ यू कैन राइट इट डाउन इसको, अदरवाइज हम लोग जब लॉजिकल रीजनिंग करेंगे वी विल डू इट इन डिटेल. फुन में पी स्टैंड्स फॉर प्रतिजना, एच इज हेतु, हेतु, यू इज उपान्या, उदाहरण. उदाहरण, पहले उदाहरण, उदाहरण के बाद उपान्या, उपान्या विच इज कंक्लूजन, एंड कंपैरिजन, देन कंक्लूजन, इज निगामन. निगमना, निगमन. ठीक है, तो 5 प्रोपोजिशन हो गए और 3 टर्म्स हो गए. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes? Okay. Moving to next question. Which of the following statements are true? Truth and falsehood are attributes of individual propositions. Validity can never apply to any single proposition by itself. In a valid argument, all of its premises have to be true. A valid deductive argument cannot have all true premises and a false conclusion. बताओ कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है?
मैम मुझे इसमें सी ठीक लग रहा था, क्योंकि एक वैलिड आर्गुमेंट का वैलिड तभी माना जाता है ना जब उसके प्रेमाइसिस बिल्कुल ठीक हो। हम्म बाकी इतना समझ ही नहीं आया था, डिडक्टिव आर्गुमेंट का थोड़ा सा आइडिया था। हम्म ओके। मतलब कि डिडक्टिव तभी होती है जब उसमें कंक्लूजन और प्रेमाइस दोनों ठीक हो। डिडक्टिव तो वैसे भी हम उस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हम कब बोलते हैं, जब आपके जनरल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट में आते हैं हम, है ना, यस मैम। यानी प्रीमाइसेस भी हो और कंक्लूजन भी हो, तो एनीवेज दैट वुड बी अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, बट इट इज टॉकिंग अबाउट अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, है ना। तो वैलिडिटी तब होगी जब प्रीमाइसेस ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू निकले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रीमाइसेस आपके करेक्ट है तो कंक्लूजन भी करेक्ट निकलना चाहिए ना, यस और नो। और अगर मैम यहाँ वैलिड ना हो तो जरूरी है कि दोनों फिर ठीक हो या गलत हो, तो मैटर करता है। वैलिड इनवैलिड स्टेटमेंट के लिए आपके पास क्या कंडीशन होगी कि प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, दैट वुड बी एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। बट प्रेमाइस का ठीक होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ, प्रीमाइसेस तो ठीक होने चाहिए क्योंकि तभी आप वैलिडिटी निकालते हो। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा सा देखो, कंफ्यूजन है हाँ इसमें। है, थोड़ा सा है। वैसे हम लोग जब इसकी वैलिडिटी वाले स्टेटमेंट्स करेंगे, दिस टाइम वील डू मोर ऑफ वैलिडिटी क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आ जाते हैं पेपर में। वैलिड आप कब कहते हो, जब आपके प्रेमाइसिस के रेफरेंस में आपका कंक्लूजन सही बन रहा है, ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग प्रेमाइसिस आर ट्रू, सो ऑब्वियसली योर कंक्लूजन शुड आल्सो बी ट्रू, है ना, तभी मैं उसको बोलूंगी यस कि ये मैम। स्टेटमेंट वैलिड है। ओके, तो ये भी यही कह रहा है कि वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं होगा इफ इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन इज फॉल्स, है ना, तो हम इसको इनवैलिड ही बोलेंगे ना। यस एवरीवन? यस मैम। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज तो करेक्ट, ये तो सही बोल रहा है कि वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आप उसी को बोलोगे जिसमें प्रीमाइसेस भी ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो। ओके, देन फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस। हम हर स्टेटमेंट को सेपरेटली बोल सकते हैं ना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैम इसका मीनिंग नहीं समझ में आया था। कोई भी स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम याद है, एंड यस स्क्वायर ऑफ मैम। ऑपोजिशन, हम लोग बोलते यस थे ना मैम। कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यस मैम। यस, उसी के रेफरेंस में कह रहा है कि हम लोग कोई भी स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल प्रोपोजिशन यानी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, तो क्या उसके रेफरेंस में हम बोल सकते हैं ना कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यस मैम। बोल ही सकते हैं, है ना। एवरी स्टेटमेंट कैन बी टर्म्ड एज ट्रू और कैन बी स्टेटेड एज फॉल्स। यस, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी मैम सही हो यहाँ गई। इंडिविजुअल प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्रोपोजिशन प्रेपोजिशन इज अ मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। यस, प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट। देन इन दोनों में समझो, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ। सही बात है ना, मैं किसी कंक्लूजन होना एक जरूरी सिंगल है। स्टेटमेंट को देख के नहीं कह सकती ना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरा पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वैलिड हो गया। यस मैम। यस, चेतना एंड दिव्यांशी, बट प्रीमाइसेस इंडिविजुअल एंड प्रोपोजिशन के लिए तो वैलिडिटी चेक हो सकती है कि नहीं? इंडिविजुअल प्रोपोजिशन के लिए वेरी रेयरली हम उसको ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं, बट फॉर योर इंटायर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम उसको वैलिड या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वैलिडिटी हम हमेशा प्रॉपर पूरे उसके चेक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की करेंगे, चेक करते हैं। ओके। ठीक है। सो फॉर दैट यू विल नीड प्रीमाइसेस, कम से कम एक या दो प्रीमाइसेस हो और एक कंक्लूजन हो, तभी इनका वैलिडिटी चेक होगा ना, ठीक है। और सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है
In a valid argument, all of its premises have to be true. जरूरी है? Is it important? यस मैम, क्योंकि मैम वैलिड तो तभी माना जाएगा ना जब, लेकिन कंक्लूजन पे डिपेंड है ना वैलिड तो। एग्जैक्टली, कंक्लूजन से भी तो पता चलेगा मुझे। प्रीमाइसेस अगर मेरी ट्रू है तो कंक्लूजन में फॉल्स बोल रही हूँ या ट्रू बोल रही हूँ, तभी मैं बोलूंगी ना कि इफ इट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट और नॉट, यस मैम। है ना? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट that in a valid argument all the premises have to be true only. Premises can be true or false, but हम लोग valid उसको तभी बोलेंगे अपने conclusion के basis पे कि premises में से मैंने conclusion कैसा निकाला है. Okay, so here A, B and D, these three statements are correct. मैम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दो मैम, ये हाँ. मुझे नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इनको क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो जब हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे वील फर्स्ट स्टार्ट विद प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट्स होंगे. ठीक है? ओके मैम। ऑलराइट, कैन वी मूव फर्दर? यस मैम। Okay. Next, which of the following is an extremely short-lived and unstable air or water pollutant? VOCs। Okay. बाकी बताओ. वैसे मैम मैंने इसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पढ़ा हुआ था। Okay. Shivani, what did you mark? मैम मुझे याद नहीं, बट शायद स्मोक ही किया था। अच्छा. महक, how about you? मैम स्मोक। स्मॉग किया था. ठीक है. चेतना, आपने क्या मार्क किया? VOCs. स्मॉग. VOC. VOC. And Divyanshi, what did you mark? I think she's not in the class. Okay. So VOCs are correct. Volatile organic compounds. ठीक है. अब क्योंकि उसने कहा कि वो शॉर्ट लिव्ड भी है, तो शॉर्ट लिव्ड वही चीज होगी जो वॉलेटाइल होगी, जल्दी उड़ जाएगी. ठीक है. इट विल मैम इसमें इवेपोरेट और एक इट विल फ्लाई कंफ्यूजन अवे हो गई थी इजीली. मुझे बहुत ज्यादा ना कि ये वाटर पोल्यूटेड भी होते हैं, क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ ये एयर पोल्यूटेड होते हैं। इसने एयर या फिर वाटर बोला है ना? इट बस इज क्वेश्चन नॉट एयर देखने में एंड वो रह वाटर. गया। एंड नहीं है, हम्म। दोनों नहीं बोला उसने. उसने कहा एयर या फिर वाटर पोल्यूटेड. ठीक है. सो इट कैन बी आइदर ऑफ दीज. तो इसमें हमारे पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और फटाफट उड़ भी जाते हैं. ठीक है. थोड़ा सा पीएचएस के बारे में बताओगे, ये क्या होते हाँ, हैं? हम लोग इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में करेंगे. पॉलीसाइक्लिक ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट कंपाउंड्स व्हिच आर मेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स. ठीक है. ओके एंड दे मैम। हैव अ परसिस्टेंट स्मेल, तभी उसको एरोमेटिक बोला है हमने. पॉलीसाइक्लिक ठीक है क्यों मैम। बोला है? क्योंकि उसका जो रिंग बनता है, इट्स अ साइक्लिक रिंग. वो केमिस्ट्री में द रिंग दैट इट मेक्स, जैसे बेंजीन का रिंग होता है वैसे. यस मैम, यस मैम। ठीक है. देन वी हैव परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो बहुत ज्यादा देर के लिए स्टेबल रहते हैं इन द इन्वायरमेंट. एंड देन यू हैव स्मॉग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग. ठीक है. मूविंग नेक्स्ट. This question. A sum of 50 is divided among A, B and C in such a way that A gets 5 less than B, B gets 10 less than C. What is the ratio of their money share? 2:3:5। आंसर करेक्ट है. बताओ कैसे निकाला? मैम बस 50 रुपीज को ऐसे डिवाइड कर दिया ना कि वो टोटल 50 भी बन जाए और ए को 5 से कम मिल जाए कोई और मेथड बी यूज को। किया था? मैम इसका सिंपल वो किया A plus B plus C is equals to 50 और सबको कन्वर्ट कर लिया मैंने B के टर्म्स में. A is less 5 less than B, so A equals to B minus 5 and then Okay, let's make a statement here separately. A को उसने कहा
A gets 5 less than B, तो A gets 5 less than B ऐसे बनाया, B को B रहने देते हैं, C को क्या लिखा, B plus 10 B B gets C less than 10 less than C, तो C हो गया B plus 10, ठीक है। तो A को लिखा B minus 5 plus B और C को लिखा B plus 10 equals to 50, तो हमारे पास B का आंसर आ जाएगा पहले, तो दिस बिकम्स 3B plus 5 is equal to 50। B की वैल्यू कितनी आ गई, 15 15, तो B अगर 15 है तो A वैल्यू कितनी आई, 15 minus 5 10, B तो 15 ही था, और C कितना आया 15 plus 10 25, तीनों का रेशियो निकाल दो, इट बिकम्स 2:3:5। बताओ क्लियर है सबको? मैम वैसे मैंने मतलब इतना लंबा कोई मेथड किया नहीं, मैंने ऑरली कर लिया था ये। हाँ दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, वो तो मुझे समझाने के लिए कुछ तो मेथड चाहिए था ना, बट इफ़ यू कैन डू इट जस्ट ओरली, दिमाग में ऐसे चल जाता है कैलकुलेशन, तो यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो, बस आंसर ठीक आना चाहिए, नोबडी इज गोइंग टू चेक योर ऑप्शंस। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें बहुत बच्चे अटक गए, पता नहीं क्यों, इट वॉज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बताओ क्या किया उसने, कहा कि L ब्रैकेट M रिप्रेजेंट्स, L इज द बेस, M इज द नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो बाइनरी के लिए हम लोग बेस क्या लगाते थे, 10 बाइनरी के लिए 2 2, डेसिमल 10 10, ऑक्टल 8 8, हेक्साडेसिमल 16 16। यहाँ पे एक हमारे पास डिफरेंट सा है विच इज टू द बेस 7, ओके, बट नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड, हमने एक सिंपल मेथड यूज किया था इसको कन्वर्ट करने के लिए। इसने कहा कि ये सारे जो नंबर्स आपके पास गिवन है, जिसमें L आपका बेस रिप्रेजेंट कर रहा है एंड M इज द नंबर सिस्टम, राइट, L नीचे M, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है व्हेन यू कन्वर्टेड इनटू अ बेस 10 नंबर सिस्टम। बेस 10 नंबर सिस्टम मतलब वो क्या कह रहा है, आपको इसको डेसिमल में डेसिमल। कन्वर्ट करना है, करेक्ट। डू यू रिमेंबर हाउ यू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, इसको कर सकते हो कन्वर्ट डेसिमल में, यस मैम। कैसे करते हैं, मैम इसको मार्क कर देंगे 0 1 2। करेक्ट। हमने क्या किया था, हमने इसके हेड पे पीछे से मार्क कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर क्या किया, हमने एक्सपैंड किया और कैलकुलेट किया। एक्सपैंड कैसे करते हैं, मैं यहाँ नीचे करके दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे बाइनरी का कर रही हूँ। 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, जिसको आता है कैलकुलेट करते जाओ, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, कितना आया बताओ। चेतना, आपको ये मेथड पता है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया था मुझे। ओके, आपने क्या करना है, सिंपली एनी नंबर सिस्टम दैट यू गेट, नंबर सिस्टम्स का तो आइडिया है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, बहुत बेसिक। ओके। सो हमारे पास क्या होते हैं कंप्यूटर में, वी रिप्रेजेंट आर डेटा इनटू अ नंबर सिस्टम, ठीक है। अब वो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। तो हमने नंबर सिस्टम की डिटेल में क्या जाना है कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है और कन्वर्जन्स कैसे करनी है, ठीक है। सो वेन एवर यू हैव अ नंबर विद अ बेस 2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर है विद अ बेस 2, इट इज़ अ बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। फिर कोई भी नंबर है विद अ बेस 10, तो जैसे इसने लिखा है बेस 10 नंबर सिस्टम, इट इज टॉकिंग अबाउट डेसिमल। अ नंबर विद अ बेस
8 is octal and a number with a base 16 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, it is hexadecimal. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बेस 7 भी होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इसको इतना पढ़ते भी नहीं है, बट वी स्टिल हैव दैट नंबर सिस्टम. ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम में आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस सबसे पहले फ्रॉम राइट हैंड साइड टू योर लेफ्ट हैंड साइड हर नंबर के ऊपर 0 से स्टार्ट करते हुए लिख देने हैं नंबर्स. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, राइट से स्टार्ट हुई, 1 के ऊपर लिखा 0, 0 के ऊपर लिखा 1, ऐसे. तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक समझ आया. यस. फिर उसके बाद क्या किया, मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो 1 को लिखा एज इट इज, इनटू ये जो 7 है इट इज द पावर, तो इनटू 2 की पावर 7. अब मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि दिस हैड अ बेस 2, हम बाइनरी की बात कर रहे थे. हाँ जी. ओके, तो 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना आएगा, 6. 6 प्लस, 0 आगे बताओ. into 2 की पावर 5 करेक्ट. प्लस 0 into 2 की पावर 4. ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ तक. Yes. ठीक है, अब इसको टोटल करो, Okay. इनको ऐसे सेपरेटली कैलकुलेट करो और मुझे टोटल बताओ कितना आ रहा है. जो भी इंटू 0 हैं वो तो वैसे ही 0 हो जाएंगे. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, एनीथिंग टू द पावर 0 इज वन. व्हाट, 1. तो चाहे 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0, 10 की पावर 0, 8 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. करो कैलकुलेट, मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल. 141 आया मेरा. 141, बिल्कुल ठीक है. ऐसे ही आपने दूसरे का भी करना है. नाउ दिस इज 260 टू द बेस 7, तो इसके सर पे लगाओ जरा नंबर 0 1 2. अब क्या करोगे आगे, 2 इंटू 7 की पावर 2. आगे बताओ, चेतना बताओ आगे. 6 into 7 की पावर 1. ठीक है, आगे. 0 into 7 की पावर 0. बिल्कुल ठीक है, करो टोटल, आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका. वन 140, ठीक है. महक, 212 टू द बेस 8, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में और आंसर बताओ. नेक्स्ट को भी सॉल्व कर लो, जो ये 8B हाँ 16 है. करो करो, कंटिन्यू कंटिन्यू. इसको ऑक्टल को और इसको भी कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल को. ये तो हो गया 260. 260 नहीं, 212 हो गया. हाँ बताओ इसका आंसर. 138. 138. एवरीवन प्लीज चेक, महक यही आ रहा है. मैम 137 आ रहा है मेरे को. आपका कितना आ रहा है. 137. 137 आ रहा है. अच्छा चलो एक बार करके देख लेते हैं. 0 1 2, 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0. 8 square is 64. 64 into 2, 130. 128. 128. सॉरी. ठीक है, 128 प्लस
1 into 8 138 आ गया। यस मैम। चेतना आपका आया 138? हाँ जी आ गया। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो 8b। अब हेक्साडेसिमल में हम क्या करते थे? जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। हेक्साडेसिमल में अगर याद है तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास होने चाहिए थे 16 डिजिट्स, है ना? पर हम लोग 0 to 9 तो सेम डिजिट्स लेते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 लिखने की बजाय हम क्या लिखते थे? A, 11 की बजाय B, C was 12, D 13, E was 14, F was 15। ठीक है, तो 8b का क्या मतलब है? 8 रेफर्स टू 8 ओनली। b का क्या मीनिंग हुआ? 11। आया याद? यस मैम। यस मैम। अब लगाओ पावर 0 and 1। 8 into 16 की पावर 1 प्लस 11 into 16 की पावर 0। करो टोटल। टू जीरो सिक्स फाइव 139 2065 139 139। ये 2065 किसका आया था ना बड़ा आंसर? चेक करो इसको एक बार। मैम 811 है ना? कहाँ 811 है? तो नहीं नहीं नहीं, बी को आप 11 ही कंसिडर करोगे। यू विल नॉट टेक 1 and 1 सेपरेटली। बी इज 1 डिजिट। उसको अगर 811 लिखना होता तो वो लिख के देता आपको 11। तो बी का मतलब तो 11 होता, तो 11 क्यों नहीं लिखा है मैंने यहाँ? देखो, अगर 811 लिखना होता उसने, है ना, तो वो 11 अलग से लिख के देता ना, क्योंकि 1 इज ऑल्सो वैलिड नंबर हियर। पर वो आपको 11 अलग नहीं बताना चाह रहा, वो कह रहा है कि 8b है, यानी 8 अलग एंड b इज रेफरिंग टू 11। तो हम 8 और b इनके ऊपर अलग अलग नंबर लिखेंगे ऐसे। तभी मैंने इसको 11 इंटू 16 की पावर 0 किया है। 1 इंटू 16 एंड 1 इंटू 16 ऐसे अलग अलग नहीं लिखा। आया समझ में? यस मैम। सो b इज 1 डिजिट, it is not referring to 2 different digits. डन। यस मैम। अब करो इनको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स कम से ज्यादा। अच्छा। सबसे कम कौन सा है? 138 यानी बी, देन 139, देन 140, देन 141। बी यस ए मैम। सी डी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। मैम इसको पेपर में सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, कोई बात नहीं। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, लेकिन प्रैक्टिस करने की भी ना, यू हैव टू कीप अ टाइमर विद यू इफ यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन पेपर। मॉक्स में हमने यही प्रैक्टिस करना है कि आपका टाइमर सेट रहे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू यू फेस इन योर पेपर, फॉर एवरीबडी रादर। चलें आगे। अंडरस्टूड एवरीवन? I have one question, like ये जो conversion है ये हम तभी यूज करते हैं when we have to convert from any other number system to 10 number system decimal यस वाला। यस। बाकी चीजों के मेथड्स अलग होंगे। बाकी के मेथड अलग है। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी भी जाना है, उसका मेथड डिफरेंट है। ओके ठीक है, दिस इज ओनली एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल। ठीक है।
All right, moving to next question. Which digital platform of Ministry of Education has been formed by merging three consortia initiatives, namely UGC Infonet Digital Library Consortium, Enlist and Indest? मैम इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं विच कैन हेल्प अस रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपका शोध गंगा है, शोध गंगा में क्या होता है, आपके थीसिस अपलोड होते हैं, जैसे पीएचडी के थीसिस हैं या मास्टर्स के थीसिस हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, वो ई शोध गंगा में जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही शोध गंगोत्री है, तो जैसे आपका गूगल स्कॉलर है, पबमेड है ना, वैसे इंडिया में क्या है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री ऐसे है। ठीक है, सो इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड आउट पेपर्स और थीसिस स्पेसिफिकली। ठीक है, फिर आता है ई विद्वान। ई विद्वान क्या है, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, जैसे आपका, हैव यू हर्ड ऑफ ऑर्किड या रिसर्च गेट सुना है? Yes. यस, रिसर्च गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ फॉर द रिसर्चर्स। ठीक है, जो कोई पर्सन, इट्स लाइक अ सोशल मीडिया फॉर योर रिसर्चर्स। ठीक है, जिसका जो पेपर पब्लिश हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है वो रिसर्च गेट पे डाल देता है। ठीक है, वैसे ही वी हैव ई विद्वान। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर्स वेयर दे कैन शो देयर रिसर्च प्रोफाइल कि कितने पब्लिकेशंस हुए हैं और कितने बुक चैप्टर्स उन्होंने लिखे हैं। ओके, ऑर्किड आईडी भी वही होती है। ऑर्किड में क्या होता है, इट्स अगेन अ सोशल मीडिया अकाउंट फॉर, बट यू कैन नॉट पोस्ट देयर। ओके, ऑर्किड में आप पोस्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन मेंशन कि आपका प्रोफाइल कैसा है, तो वो रिसर्चर कैसा है, कितने पेपर्स हैं उसके, मैं ऑर्किड में अगर सर्च करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो वही प्लेटफॉर्म हमारे पास ई विद्वान है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। इट्स फॉर द रिसर्चर्स इन इंडिया। ठीक है, देन वी हैव शोध शुद्धि। शुद्धि मतलब टू क्लियर समथिंग, क्लीन समथिंग। ठीक है, तो शोध शुद्धि वॉज अ प्लैगियरिज्म प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लैगियरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैड शोध शुद्धि। मैम ओके, इतना एनालाइजेशन का वहाँ आइडिया ही नहीं आया, वर्ड्स पढ़ के बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी यू कैन पिक अप दोज वर्ड्स। यस मैम। ठीक है, अब वैसे ही शोध सिंधु था हमारे पास। शोध सिंधु हमारे पास 3 कंसोर्टियम मिला के बना है। एक है इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी नाम से पता चल रहा है कि ऐसी लाइब्रेरी विच इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेपर्स, पब्लिकेशंस। ठीक है, उस लाइब्रेरी यस से आप मैम। बुक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट। एन लिस्ट भी एक ऐसी ही लाइब्रेरी है। एन लिस्ट में क्या है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है वहाँ पे, तो आप कहीं से भी, स्कूपर्स की, साइंस डायरेक्ट की, कोई भी आप पब्लिकेशन निकाल लो, वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। ओके, देन वी हैव इंडेस्ट AICTE. It is also a platform like a digital library platform for technical education. ठीक है, सो इंजीनियरिंग रिलेटेड रिसर्चेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये 3 लाइब्रेरी वाले कंसोर्टिया मिला के आपको क्या मिला, शोध सिंधु। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज शोध सिंधु, ई शोध सिंधु। सबको टर्म्स क्लियर हो गई? यस मैम। Yes. So every time you are doing questions, please go through all of the options. सिर्फ करेक्ट वाला देख के छोड़ना नहीं है। प्लीज सारे ऑप्शंस को आप एनालाइज करो कि क्यों एक पर्टिकुलर ऑप्शन ही करेक्ट है और बाकी क्यों इनकरेक्ट है। ओके, सो इन दिस वे आपको और भी चीज़ों का पता लगता जाएगा। सो इफ़ यू गेट अ रिलेटेबल क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ऐसा सिमिलर कुछ क्वेश्चन तो हमने कभी किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरीज आर करेक्ट। अब HDD और SSD का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हार्ड डिस्क डिवाइस।
Hard disk drive. And SSD drive, is solid state drive. correct. HDD is hard disk drive, SSD is solid state drive. ये दोनों ही कंप्यूटर मेमोरीज का पार्ट है. ठीक है, अब इसमें से उसने पूछा कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट दी है. सो HDD में एक्सपीरियंस है हेड क्रैश. हेड क्रैश मीन्स कि फिजिकली उसको डैमेज किया जा सकता है. सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव ज़रूरी नहीं है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही होगा, वो एक्सटर्नली भी अवेलेबल होता है एज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. सो दिस इज करेक्ट. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. SSD इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, सो दिस इज रॉन्ग. इट्स अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. Yes, ma'am. ठीक है. थर्ड, HDDs do not have any moving parts. This is wrong. It has moving parts with it. अगर स्पेशली वो एक्सटर्नल मेमोरी की तरह आपके पास अवेलेबल है तो उसका मूविंग पार्ट अवेलेबल होता है. देन कंप्यूटर्स यूजुअली हैव, मैम जो मूविंग पार्ट टर्म है इसका मतलब बता दो एक बार. देखो, इट कैन बी रेफरिंग टू टू थिंग्स. एक तो जब आप हार्ड डिस्क ड्राइव ओपन करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, तो उसमें भी मूविंग पार्ट्स होते हैं. मूविंग पार्ट्स मतलब दे आर मोबाइल, हिलाया जा सकता है उनको. ठीक है. और अगर इफ इट इज़ नॉट रेफरिंग टू हार्ड डिस्क ड्राइव को ओपन करने वाला तरीका, अदरवाइज इट इज़ रेफरिंग कि वो एक्सटर्नली अवेलेबल है और आप हार्ड डिस्क ड्राइव को मूव कर सकते हो. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग कि इट्स अ मोबाइल थिंग. ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम के अंदर ही पड़ा हुआ है वो. ठीक है. सो इन बोथ ऑफ द वेज, चाहे वो इंटरनली बात कर रहा है चाहे वो एक्सटर्नली बात कर रहा है, एनी वेज इट हैज़ मूविंग पार्ट्स. ठीक है. Then we have fourth option. Computers usually have more primary memory than secondary. This is wrong. यहाँ से आपको क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में कि कंप्यूटर मेमोरी के पास सेकेंडरी ज़्यादा होती है या प्राइमरी. तो सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा होती है. एक्सटर्नल मेमोरीज आर मोर एज कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी. ओके. Yes, ma'am. Can you please explain volatile and non-volatile memory? हाँ, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कुछ टाइम में उड़ जाती है मेमोरी. ठीक है. जैसे इट्स द सेम डिफरेंस बिटवीन योर रोम एंड रैम. रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके. तो हमारे रोम और रैम में क्या फ़र्क होता है कि रोम को आप सिर्फ रीड कर सकते हो एक ही बार, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो. ठीक है. प्लस जब आप, ओके, लेट्स नॉट कंफ्यूज बिटवीन रोम एंड रैम, दोनों ही प्राइमरी मेमोरीज होती हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली. प्राइमरी में क्या होता है? वो मेमोरी होती है जो अगर आपने एक बार लिख दिया उसमें, मान लो, ठीक है, एंड योर सिस्टम टर्न्स ऑफ, तो आपका डेटा भी चला जाएगा. दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक है. Okay. बट वी हैव सेकेंडरी मेमोरी विच इज नॉन वॉलेटाइल. तो अगर आपका बाई चांस सिस्टम क्लोज हो गया, योर डेटा विल स्टिल बी स्टोर्ड, वो गायब नहीं होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया एंड माई सिस्टम टर्न्स ऑफ, तो आपका वो डेटा दोबारा वापस नहीं आएगा अनलेस यू हैव सेव्ड इट. है ना. तो Yes. अगर वो सेव हो रहा है, इट्स गोइंग इनटू द पार्ट ऑफ द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ओके. दैट इट विल नॉट बी लॉस्ट. उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो. ठीक है. सो वॉलेटाइल मीन्स कि वो उड़ जाएगा, मिलेगा नहीं दोबारा. नॉन वॉलेटाइल मीन्स इट विल बी सेव्ड एंड यू कैन एक्सेस इट एनी टाइम. Okay. ओके. Yes. All right. So the correct answer for this is option number 1. Next statement. Next question. Which of the following statements is logically equivalent to the statement? अब logically equivalent का क्या मतलब होता है कि मैं उसको कैसे भी तरीके से बोलूं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब उसने आपको स्टेटमेंट क्या दिया? नो कैट्स आर नॉन फेलाइन. ओके. कोई भी कैट ऐसी नहीं है जो नॉन फेलाइन ना हो. तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या बनेगा? कैन यू कन्वर्ट दीज स्टेटमेंट्स? All cats are feline. ऑल कैट्स आर फेलाइन.
ठीक है, या तो अगर आपको मीनिंग से समझ में आ जाता है देन यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू योर रीजनल लैंग्वेज, हिंदी में, पंजाबी में, जैसे भी समझ में आता है उसको कन्वर्ट करो, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज इसका एक ऑब्वर्जन का टेबल बनता है, इफ यू वांट टू मेक दैट टेबल तो वो बना लो। चेतना, डू यू नो द 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस AEIO? नहीं। नहीं, ओके, कौन बताएगा? ए स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं मतलब मैम, AEIO में से कौन सा है? अच्छा, मैं एक बताती हूँ, ऑल एस इज पी, दिस इज ए स्टेटमेंट। हिमानी, ई स्टेटमेंट क्या होती है? ऑल एस इज नॉट पी। हाँ, या तो आप इसको लिख सकते हो ऑल एस इज नॉट पी, और यू कैन नो राइट इट एस एज इज पी। नो एस इज पी। महक, आई स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं? सम एस इज पी। करेक्ट, सम एस इज पी। शिवानी, ओ स्टेटमेंट? Sum S is not P. करेक्ट, सम एस इज नॉट पी। ठीक है, चेतना, नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैंने बोला ऑल रोजेज आर रेड, दिस इज ए स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट को हम और क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट। लिखते जाओ इसको, ए स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट, ऑल रोजेज आर रेड, या फिर यू कैन रेफर एज ऑल एस इज पी। ओके। ई स्टेटमेंट को हम कैसे बोलते हैं? नो एस इज पी, या फिर ऑल एस इज नॉट पी। ओके। Okay, and this is also called universal negative. I stands for some S is P, yani some roses are red, so this is particular affirmative. ओके। O statement, some S is not P, universal, sorry, it is particular negative. तो जहां पे भी वर्ड ऑल आ रहा है वो यूनिवर्सल हो गई, जहां पे वर्ड सम आ रहा है वो स्टेटमेंट्स पर्टिकुलर हो गई, ओके। जहाँ पे नॉट आ रहा है वो नेगेटिव स्टेटमेंट, जहाँ पे नॉट वर्ड नहीं इंक्लूड कर रहा है वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट। गॉट इट। ठीक है, अब इन्हीं का हमने ऑब्वर्जन टेबल बनाना है। ऑब्वर्जन में हम क्या करेंगे, हम लॉजिकली इक्विवेलेंट बता देंगे कौन है। तो अगर मैं आपको वो टेबल ही दे दूंगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, ऑल एस इज पी का ऑब्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगा? नो एस इज नो। नॉन पी। अगर आपको ई स्टेटमेंट दिया है उसका ऑब्वर्स क्या बनेगा? ऑल एस इज नॉन पी। आई का ऑब्वर्स स्टेटमेंट, सम एस इज नॉट नॉन पी। एंड ओ का, सम एस इज नॉन पी। आई एम रिपीटिंग, ऑब्वर्स स्टेटमेंट या फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि मैं उसको कैसे भी तरीके से बोलूं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो अगर मैंने कहा कोई भी कैट नॉन फेलाइन नहीं है, मतलब हाँ, कोई भी कैट नॉन फेलाइन नहीं है तो मतलब सारी कैट्स फेलाइन है। ठीक है, ऐसी अगर मैं कह दूं नो कैट या फिर नो रोज इज रेड, तो इसका ऑब्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगा? ऑल रोजेज आर नॉन रेड। तो मीनिंग दोनों का सेम बनना चाहिए।
ठीक है, सो यू कैन यूज दिस obverse टेबल टू फाइंड आउट द लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. Can we move further? I'll take 5 more minutes. ठीक है, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस we'll do tomorrow. बताओ आगे चले. Yes, ma'am. Next, I believe I will do well in this class, Ram declared to his brother. I received a perfect score on the verbal part of the SAT and I have always excelled in my literature classes. What is Ram demonstrating here? Option C, high self-efficiency literature. Efficacy. Efficacy, sorry. But ये किस सब्जेक्ट से था? It can be from teaching aptitude. क्योंकि और तो पेपर 1 के किसी सब्जेक्ट से ये नहीं, या फिर कम्युनिकेशन से हो सकता है. बताओ बाकी बताओ. राम ने बोला आई डू वेल इन क्लास, आई हैव रिसीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑन लिटरेचर पार्ट, आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन माय लिटरेचर क्लासेस. तो वो क्या दिखा रहा है? हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर. What is the difference between self-esteem and self-efficacy and empathy? Self-esteem तो I think खुद पे पूरा भरोसा या खुद को लायक समझना उसके. Okay, और एम्पैथी तो होता है कि खुद किसी और की जगह मतलब खुद को रख के उसको फील करना. correct. एफिकेसी को नहीं नाम पता क्या होता है. Okay. Anyone else? ठीक है. सेल्फ एस्टीम क्या होता है? कि आप खुद को कैसे परसीव करते हो. ठीक है, हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ और हाउ यू परसीव योर सेल्फ. ओके, दैट इज सेल्फ एस्टीम. इट इज सिमिलर टू सेल्फ कॉन्फिडेंस. नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन सिमिलर ही होता है. एम्पैथी, कि आप दूसरे की जगह पे रह के उसको कितना फील कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो. दैट इज एम्पैथी. सेल्फ एफिकेसी मीन्स योर कैपेसिटी टू डू समथिंग. तो उसने कहा कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर लिया लिटरेचर में, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्लास में, आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन माय लिटरेचर क्लास. तो वो क्या दिखा रहा है? कि वो कितना सेल्फ एफिकेसी में हाई है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, कि उसकी कैपेसिटी कोई काम करने की कितनी हाई है. ये क्लियर है सबको क्वेश्चन? Yes. यस. Yes, ma'am. ओके, अगर आप इसका हिंदी पार्ट देखोगे, आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया होगा. सेल्फ एस्टीम इज सिमिलर टू, और यू कैन से हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं? आत्मसम्मान. और सेल्फ एफिकेसी को क्या लिखा है? स्व क्षमता. तो उसकी कैपेसिटी, क्षमता कितनी है उसकी कोई काम करने की. ठीक है, तो अगर इंग्लिश में टर्म्स नहीं क्लियर होती, यू कैन ऑलवेज रेफर टू हिंदी टर्म्स ऑल्सो. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an ancient Indian treatise on problems related to maths? So it is लीलावती. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. न्याय सूत्र में हम सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं? विच सब्जेक्ट डू वी स्टडी? इट इज संस्कृत. लीलावती में हम मैथ्स पढ़ते हैं. मीमांसा सूत्र या फिर पूर्व मीमांसा अगर आपने पढ़ा है, इट इज रिलेटेड टू फिलोसफी. एंड प्रमाण वर्तिका, इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? बुद्धिज्म. ठीक है, तो इसको आप एज इट इज याद रख लो. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये.
एक दो और क्वेश्चन करते हैं, देन वील एंड फॉर टुडे। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर स्वयं, तो हमने 9 कोऑर्डिनेटर्स की बात की, ठीक है। तो आपको एज इट इज नाम याद रखने पड़ेंगे, और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ा होगा तब भी आप एलिमिनेट तो कर सकते थे, है ना। मैम कौन बस सा एक ही एलिमिनेट नहीं होगा था, इसमें? बाकी सब था। मैम ये BITE नहीं था, बाकी सब थे। Correct. This was not there. Block Institute of Teacher Education is not the coordinator. उसके अलावा IIMB, नेपटेल, नायोस, CEC, ये सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में ही थे, ठीक है। सो ABCE, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। फिर आते हैं आगे। Identify the scales of measurement which would allow ranking of observations. रैंकिंग किस किस में हो सकती है बताओ? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और ओनली ऑर्डिनल? मैम मुझे इसका ऑर्डिनल ही लगा सका, क्योंकि हमने रैंकिंग उसी में ही पढ़ी है। वो टेबल याद है, कलरफुल सा हमने किया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। यस मैम। यस। चेतना, आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पता है? Yes, I know this. ओके। सो नॉमिनल में हम लोग सिर्फ नेम लेते थे, ऑर्डिनल में रैंकिंग, पर उसके साथ नेम भी इंक्लूडेड होता था। इंटरवल में नेम, रैंकिंग, साथ में उसका मेजरमेंट भी, और रेशियो में नेम, रैंकिंग, मेजरमेंट एंड एब्सोल्यूट जीरो। अब बताओ रैंकिंग किस किस में है? नॉमिनल को छोड़ के तीनों। हाँ जी, मैम नॉमिनल को छोड़ के तीनों में ही है। करेक्ट। मैम ये क्वेश्चन मेरा पता है कैसे ठीक हो गया। मैंने नीचे ऑप्शंस नहीं देखे थे, वो डायरेक्ट हमारी शीट को ऑप्शन बी कर दिया था, क्योंकि उसमें ऑर्डिनल ऊपर बी पे था ना। किस्मत तुम्हारी अच्छी थी फिर। क्वेश्चन समझ में आया अदरवाइज? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा यस जा मैम। सकता है कि मेजरमेंट किस में होती है, नंबरिंग या वैल्यू किस में देखी जाती है, तो वो इंटरवल एंड रेशियो दोनों में देखते हैं, है ना। यू वोंट से कि सिर्फ रेशियो में आप वैल्यू देखते हो किसी की, है ना। ऐसे ही नेम यस मैम। या आइडेंटिफिकेशन, तो वो सिर्फ नॉमिनल में नहीं होता, अगर नॉमिनल में है तो वो चीजें ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो में भी होगी, ओके। तो जो चीज नॉमिनल में है वो ऑर्डिनल में भी होगी, जो चीज नॉमिनल और ऑर्डिनल में है वो इंटरवल में भी होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बताओ, which of the following computer devices are output devices only? मैम ये गलत हो गया है, वैसे CRT मॉनिटर और प्लॉटर होगा। ट्रैक बॉल क्या होता है? इट इज यूज टू ट्रैक समथिंग, तो ये तो इनपुट के लिए हो गया। मॉनिटर जिसपे आपको डेटा डेटा दिखाई देता है। नंबर पैड अगेन इनपुट, है ना, जिसमें आप नंबर्स डालते हो, मतलब यू input the numbers with the help of number pad. And then we have a plotter, it's a big size printer, okay. सो इसमें आपका मॉनिटर और प्लॉटर दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हो गए, क्लियर है? यस मैम। यस। एनी डाउट स्टिल हियर? मैम एक छोटी सी लिस्ट अगर मिल जाए इसकी मैम, आउटपुट और इनपुट की, थोड़े रिवीजन के लिए, थोड़ा मतलब अगली बार अच्छा, ऐसा कुछ आया कोई न्यू वर्ड तो पता चल जाएगा। ठीक है। इसमें न्यू था क्या वैसे वर्ड? मैम जैसे ये ट्रैक बॉल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। ओके, ठीक है, डन। कोई डाउट यहाँ तक?
या मैम। ओके, सो चेतना, यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, है ना, जिसमें डिस्कवरी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ जी। तो इसका आंसर इज न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, बट आई ट्राई दैट आई फाइंड आउट अ लिस्ट जिसमें डिस्कवरर्स और उनकी डिस्कवरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो उस टेबल से आपको हेल्प हो जाएगी। ओके। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स स्टॉप टिल हियर। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे कल, इंक्लूडिंग योर डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मैथ्स के और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पहले से करके आओ, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू डिस्कस।